Well, my dear students, welcome you all to our classes. My dear students, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि वो कौन कौन सा सिचुएशन है जो नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेप्शन होता है। बहुत ही बड़ा चैप्टर है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वही हम आपको पढ़ा रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स। अभी देखो आज मैं पढ़ाऊंगा कि अगर एक माइनर से एग्रीमेंट करते हैं तो उसका क्या स्टेटस होगा, और अगर एक माइनर से एग्रीमेंट करेंगे तो उसका क्या स्टेटस होगा। माइनर के साथ किया गया एग्रीमेंट वैलिड होगा या वॉइड होगा, क्या स्टेटस होगा वो आपको मैं बताऊंगा। एक सेकंड आप रुक जाइए। वेल माय डियर स्टूडेंट्स, सो एग्रीमेंट विद अ माइनर, सबसे पहला लाइन जो मैं आपको बोलने जा रहा हूं, एग्रीमेंट विद अ माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। अगर कोई माइनर के साथ आप एग्रीमेंट करते हो, अगर कोई माइनर के साथ आप एग्रीमेंट करते हो तो वो एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो होता है। सर वॉइड एब इनिशियो का मतलब बताइए ना। इट्स वॉइड एब इनिशियो मींस इट्स अ वॉइड फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, द मोमेंट यू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। जैसे ही आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो उस मोमेंट से ही ये वॉइड है। वॉइड मतलब इट डज नॉट हैव एनी वैल्यू इन द आईज ऑफ लॉ, इसका लॉ की नजरों में कोई वैल्यू नहीं है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एक माइनर के साथ अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो, द मोमेंट यू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद द माइनर, दैट इज वॉइड इटसेल्फ। जैसे आप एक माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हो भाई, जैसे ही आप कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हो भाई, ये कॉन्ट्रैक्ट उस मोमेंट में ही वॉइड है। तो एक बहुत ही छोटा सा बच्चा, 18 साल से कम का बच्चा आपके पास आता है और आपको आके कहता है कि भैया मुझे आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो आपका लाइन क्या होगा, आपका रिएक्शन क्या होगा? आपका रिएक्शन होगा ना बाबा। क्या रिएक्शन होगा? ना बाबा, বাচ্চাদের সঙ্গে कॉन्ट्रैक्ट করব না। बच्चा लोग के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने का नहीं है भाई, क्योंकि बच्चे के साथ अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, दैट कॉन्ट्रैक्ट विल बी void ab initio. What is the meaning of the word void ab initio? Void ab initio means it is void from the time when you entered into the contract. The moment you entered into the contract, that shall be declared as a void. आपने जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट किया, ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड था भाई, ये कॉन्ट्रैक्ट आपको करना ही नहीं था, ये कॉन्ट्रैक्ट आपको करना ही नहीं था। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। दूसरा पॉइंट है, माइनर कैन बी प्रोमिसरी और बेनिफिशियरी। माय डियर स्टूडेंट्स, एक माइनर बेनिफिशियरी हो सकता है। अब वहां पे ब्लैंक स्पेस है हम लोग स्टडी मैट में, उसमें आप लिखिए द माइनर कैन एंजॉय द बेनिफिट्स। माइनर बेनिफिशियरी हो सकता है। आप कुछ भी कर दो माइनर के नाम पर, कोई छोटा बच्चा है, कोई 18 वर्ष से कम का बच्चा है, उसके नाम पे आप कुछ भी कर दो भाई, सब का सब वैलिड हो जाएगा अगर वो उसको बेनिफिट दे रहा है तो माइनर कैन एंजॉय द बेनिफिट। माइनर कैन एंजॉय द बेनिफिट, माइनर बेनिफिट एंजॉय कर सकता है, माइनर को बेनिफिट मिल सकता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एक माइनर को बेनिफिट मिलता है। चलो अगला पॉइंट क्या है, देखो माइनर प्रॉमिसरी हो सकता है और बेनिफिशियरी हो सकता है। माइनर कैन एंजॉय द बेनिफिट बट ही और शी कैन नॉट बी लायबल फॉर द लायबिलिटीज। उसके बाद है माइनर्स लायबिलिटी फॉर नेसेसरीज। व्हाट इज इट मीन नेसेसरीज? माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने कभी किसी माइनर को कोई नेसेसरीज सप्लाई किया, मतलब सपोज मान लीजिए कोई छोटा सा बच्चा है जिसको आपने एजुकेशन दिया है, जिसको आपने पढ़ाया है, लिखाया है, खिलाया है, पिलाया है, जिलाया है। सर खिलाया पिलाया तो सुने थे, ये जिलाया कौन सा भाषा है भाई? भोजपुरी वर्जन है। जिलाया मतलब इसको आपने जिंदा किया है। एक कोई छोटा सा बच्चा था जो मान लीजिए जिसको आपने खिलाया खिला पिला के बड़ा कर दिया, पढ़ा लिया, लिखा दिया, जिंदगी जीने के लिए जो भी सामान है आपने उसको खरीद के दे दिया। माय डियर स्टूडेंट्स, तो क्या बड़ा होने के बाद, क्या जब उसको जॉब मिल जाएगा, क्या जब वो फ्यूचर में पैसा कमाने लगेगा, तो क्या आप उससे पैसा मांग पाएंगे? कैन यू क्लेम द मनी फॉर द नेसेसरीज दैट यू हैव सप्लाइड? आपने जो उसको नेसेसिटी सप्लाई किया है, आपने उसको जो बेनिफिट्स दिए हैं, क्या उस बेनिफिट्स के बदले आप उससे पैसा मांग पाओगे? बताओ ना, क्या आप मांग पाओगे? प्लीज जवाब दीजिए ना, मांग पाएंगे क्या आप? तो सुनिए लॉ क्या कहता है। लॉ कहता है कि वी कैन नॉट क्लेम द मनी फ्रॉम द माइनर चाइल्ड, we cannot claim the money from the minor for the necessities that are being supplied to them. Yes, there is no liability of the minor personally. माइनर का कोई पर्सनल लायबिलिटी नहीं होता, मतलब माइनर खुद से पैसा आपको लाके देगा ऐसा कुछ नहीं। हाँ, अगर माइनर का कोई प्रॉपर्टी है तो उस प्रॉपर्टी पे आप क्लेम कर सकते हैं कि भाई ये बच्चे को तो पढ़ा लिखा के मैंने बड़ा किया, इस बच्चे को खाना पीना तो मैंने खिलाया, इस बच्चे को आज इस लायक मैंने बनाया है, और अगर मैंने उस बच्चे को उस लायक बनाया है
तो बेनिफिट हमको भी तो मिलना चाहिए ना। तो माय डियर स्टूडेंट, लॉ कहता है कि इफ यू सप्लाई necessaries to the minor, you can claim the money, but not personally from the minor, but from the property of the minor. My dear students, there is no personal liability of the minor. एक minor का कोई personal liability नहीं होता है, स्टडी बैग में लिख भी सकते हो। There is no personal liability of the minor, but yes, minor's property can be liable. Minor's property can be liable for the benefits, for the necessities that are being supplied to the minor. माइनर को जो बेनिफिट्स दिया, माइनर को जो नेसेसिटीज दिया, उस नेसेसिटीज के बदले, उस बेनिफिट्स के बदले आप पैसा क्लेम कर सकते हो। बट एक माइनर का कोई भी लायबिलिटी नहीं होता है, माइनर का पर्सनल लायबिलिटी नहीं होता है। होप माय डियर स्टूडेंट्स यू आर गेटिंग व्हाट आई एम टेलिंग यू। चलिए अगला पॉइंट है नो स्टोपेल। एक माइनर के केस में स्टोपेल वैलिड नहीं होता है। सर स्टोपेल का मतलब बताइए ना, सर स्टोपेल का मतलब बताइए ना। माय डियर स्टूडेंट्स, स्टोपेल का मतलब होता है, मान लीजिए सपोज एक एग्जांपल दे रहे, सपोज कोई एक लड़की है x और एक लड़का है y, एक लड़की है x और एक लड़का है y। अभी सपोज मान लो x ना 17 साल की है और y जो है वो 22 साल का है। अभी सपोज x और y दोनों भाग गए, x 17 साल की है और y 22 साल का है। अभी मान लो x और y दोनों एक दूसरे के साथ भाग गए। y x को बोला कि बाबू तुम तो अभी 17 साल की हो, तुम्हारे साथ हम कैसे भागे, तुम्हारे साथ हम कैसे शादी कर ले। लेकिन x बोली कि नहीं मेरा 18 साल हो गया है, नहीं मेरा 19 साल हो गया है। x इज नॉट मेजर बट शी इज रिप्रेजेंटिंग हरसेल्फ एज अ मेजर। तो इस केस में सिचुएशन क्या होगा? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा? लॉ कहता है कि माय डियर स्टूडेंट्स, एक माइनर के केस में स्टोपेल वैलिड नहीं है। ये बेचारा जेल में कौन जाएगा? ये 22 साल का लड़का। वो लड़की क्या बोलेगी? लड़की बोलेगी मैं तो बच्ची हूं। माय डियर स्टूडेंट, लॉ कहता है कि अ माइनर कैन ऑलवेज प्लीड फॉर माइनॉरिटी। एक माइनर के पास हमेशा एक पॉजिटिव पॉइंट होता है। एक माइनर अगर किसी को चाकू भी भोंक दे और पुलिस अगर उसको लेके जाएगा तो वो माइनर क्या बोलेगा? माइनर कोर्ट में बोलेगा मैं तो बच्चा हूं। आप 18 वर्ष के कम के हो, आप 18 साल से कम के हो, आपने किसी का एक्सीडेंट कर दिया, आसपास के लोग क्या बोलेंगे? ए जेते दाओ, ये तो बच्चा है। वही बगैर मान लीजिए मैं अगर एक्सीडेंट करूं, मार बेटा डंडा, मार बेटा लाठी, मार बेटा बरसात हो जाएगा मार। माय डियर स्टूडेंट, लॉ कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट विद द माइनर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो तो वॉइड होता है। और अगर कोई माइनर आपके पास आए और आकर के आपसे कहे कि मैं तो बड़ा हो गया हूं, अगर वो आकर के कहे कि आई एम मेजर, इफ दैट पर्सन इज रिप्रेजेंटिंग और होल्डिंग हिमसेल्फ आउट एज अ मेजर, वो मेजर है नहीं, वो खुद को मेजर की तरह प्रेजेंट कर रहा है, तो भी वो वैलिड नहीं होगा। क्योंकि माइनर के केस में स्टोपेल वैलिड नहीं होता है। स्टोपेल का मतलब व्हेन समवन रिप्रेजेंट्स व्हाट दे आर नॉट, वो नहीं है बट खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस केस में ये वैलिड नहीं होगा। चलो देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। ये था नो स्टोपेल। अगला पॉइंट देखिए भाई, नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। माय डियर स्टूडेंट्स, यू कैन नॉट फोर्स माइनर टू परफॉर्म एनीथिंग। आप माइनर को कोई भी काम करने के लिए जिद नहीं कर सकते, कोई भी काम करने के लिए जबरदस्ती नहीं कर सकते, कोई भी काम करने के लिए आप उसको जबरदस्ती जिद नहीं कर सकते। अगला है नो इंसॉल्वेंसी। एक माइनर कभी इंसॉल्वेंट नहीं होता है माय डियर स्टूडेंट्स, एक माइनर कभी इंसॉल्वेंट नहीं होता है, ठीक है। एक माइनर कभी इंसॉल्वेंट नहीं हो सकता। माइनर कैन नेवर बी इंसॉल्वेंट, मतलब एक माइनर कभी कर्जदार नहीं हो सकता, क्योंकि एक माइनर से तो आप कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकते। तो अगर मान लीजिए सपोज मैं कहता हूं कि मैंने एक माइनर को 20 लाख रुपया दिया, लॉ हमको मानेगा ही नहीं, लॉ बोलेगा आप बेवकूफ है क्या, एक माइनर से कॉन्ट्रैक्ट किया क्यों? क्योंकि माइनर तो कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते माइनर से। तो अगर कोई आदमी ये क्लेम करता है कि माइनर इंसॉल्वेंट है, माइनर ने लोन लिया है, तो ये बात को गलत माना जाएगा लॉ में, क्योंकि लॉ कहता है कि अ माइनर कैन नॉट बी इंसॉल्वेंट। लॉ कहता है कि माइनर तो इंसॉल्वेंट हो ही नहीं सकता, एक माइनर इंसॉल्वेंट नहीं हो सकता है, ठीक है भाई, क्योंकि अ माइनर कैन नॉट एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट एंड अनलेस और अंटिल अ माइनर एंटर्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट हाउ कैन ही और शी बोरो द मनी। जब कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकता है तो फिर वो पैसा कैसे ले सकता बाबू। अगला है माय डियर स्टूडेंट्स,
नो हो गया। अगला है रेस्टिट्यूशन और कंपेंसेशन। माय डियर स्टूडेंट, नो रेस्टिट्यूशन और नो कंपेंसेशन। आपने अगर माइनर को कुछ दिया है, यू कैन नॉट रिकवर इट। आप रिकवर करने के लिए उसको जिद भी नहीं कर सकते, आप उसको रिकवर करने के लिए फोर्स भी नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने आपको बार बार बताया, पहला लाइन क्या था, कॉन्ट्रैक्ट विद द माइनर और एग्रीमेंट विद द माइनर इज वॉइड एब इनिशियो, सो यू कैन नॉट force the minor to enter into the contract. You cannot force the minor to pay the compensation to you. You cannot force the minor to represent anything for you. My dear students, minor से आप कुछ नहीं रिकवर कर सकते। अगला है माइनर एज अ पार्टनर। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पढ़ाएंगे आपको, वहां पे भी बताएंगे, फिर भी यहाँ पे बता देते हैं क्या एक माइनर पार्टनर बन सकता है। माय डियर स्टूडेंट्स, माइनर कैन बी द पार्टनर। अगर आप बनाना चाहते हो तो बना लो पार्टनर, बनाना चाहते हो तो बना लो पार्टनर। सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। मतलब अगर कोई पार्टनर, उसका नाम सिमरन है, तो आप उसको पार्टनर बना सकते हो। आप कहोगे सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, बट माय डियर स्टूडेंट, लॉ कहता है कि माइनर कैन बी द पार्टनर, but only for the profit. You can make the minor a partner. आप माइनर को पार्टनर बना सकते हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बताइए? प्रॉफिट के लिए। क्योंकि जो माइनर है ना भाई, वो लॉस के लिए लायबल नहीं हो सकता, क्योंकि माइनर कैन नॉट बी इंसॉल्वेंट, और माइनर कैन नॉट बी लायबल फॉर द लॉसेस, क्योंकि वो तो अभी बच्चा है। समझ रहे ना भाई? तो माइनर को पार्टनर बन सकता है, वहां पे लिख लीजिए, अ माइनर कैन बिकम द पार्टनर बट ओनली फॉर द प्रॉफिट्स, ओनली फॉर द बेनिफिट्स। बेनिफिट्स दीजिए, प्रॉफिट दीजिए, नहीं जैसे ही लॉस आप दोगे ना, वो पार्टनर आपको बोलेगा कि मैं तो बच्चा हूं। ठीक है भाई। अगला पॉइंट है माइनर एज एन एजेंट। क्या एक माइनर एजेंट बन सकता है? माय डियर स्टूडेंट, एजेंट बनने के लिए ना मेजॉरिटी और माइनॉरिटी की कोई बात नहीं, क्योंकि एजेंट वो होता है ना जो आपके बदले काम करे। तो कोई आदमी आपके बदले काम कर ही सकता है, तो माइनर कैन बी द एजेंट। याद रखिएगा, माइनर कैन बी द एजेंट, माइनर कैन बी द एजेंट। लास्ट पॉइंट है पोजीशन ऑफ माइनर्स गार्जियन। एक तो बेटा हम लोग का पॉइंट, हम लोग सबका पॉइंट। माय डियर स्टूडेंट, तब आप सोचते होंगे कि बड़ा मजा है यार, तब तो आप सोचते होंगे तब तो बड़ा मजा है भाई कि माइनर ही रहते अच्छा था, बेकार मेजर हो गया, बेकार ऊपर वाले ने उम्र 18 साल से बड़ा कर दिया। अरे भाई, इसलिए तो कहते हैं ना कि माइनर के द्वारा किया गया कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता। माइनर के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट किया गया वैलिड नहीं होता। द कॉन्ट्रैक्ट दैट वाज एंटर्ड बाय द माइनर मे नॉट बी द वैलिड। कॉन्ट्रैक्ट अगर माइनर कर रहा है तो वैलिड नहीं होगा, बट अगर आपके पिताजी आपके लिए कोई करते हैं कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, वो वैलिड हो जाएगा। आप बाइक नहीं खरीद सकते खुद से अगर आपका उम्र 18 साल नहीं हुआ तो, लेकिन अगर आपके पापा आपके लिए बाइक खरीद रहे हैं, दैट इज वैलिड। माय डियर स्टूडेंट, अ माइनर कैन नॉट एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, बट द कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड बाय द गार्जियन ऑफ द माइनर कैन बी द वैलिड इफ इट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द माइनर। अगर कोई माइनर के पिताजी, माइनर के गार्जियन आपके लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, आपके अच्छाई के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, आपके भलाई के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो वैलिड हो जाएगा। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेज द कॉन्ट्रैक्ट विद द माइनर इज नॉट वैलिड, बट यस, if the contract of minor is entered into by his guardian, his parents, on behalf of him, for his benefit, that is valid contract in the eyes of law. Law कहता है कि माइनर अगर कॉन्ट्रैक्ट करे तो वैलिड नहीं होगा, लेकिन अगर माइनर का गार्जियन कॉन्ट्रैक्ट करे माइनर के लिए तो वो वैलिड हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट द माइनर्स एग्रीमेंट। एक माइनर के द्वारा किया गया एग्रीमेंट क्या होता था, वहां पे लिख लीजिए, द कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय द गार्जियन ऑफ माइनर इज वैलिड, फॉर हिज बेनिफिट इज वैलिड। ठीक है भाई, चलो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने माइनर के एग्रीमेंट का पोजीशन देखा कि माइनर के साथ अगर एग्रीमेंट करेंगे तो क्या क्या होगा। अभी ना मैं आपको अगला पॉइंट पढ़ाता हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिए। ठीक है भाई, देखिए, चलो भाई। अगला है कंसेंट। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया था कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कंसेंट होना जरूरी है। भाई कंसेंट का मतलब क्या होता है? अगर आप सिंपल वर्ड्स में कहोगे तो कंसेंट का मतलब होता है सहमति। सर क्या हिंदी बोल रहे, शुद्ध हिंदी बोल रहे। माय डियर स्टूडेंट्स, कंसेंट मींस व्हेन द टू पीपल agree upon the same thing in the same sense at the same time, that is called consent. Consent is said to be present. Consent होता है अगर two people agree upon the same thing in the same sense at the same time. When two people agree upon the same thing in the same sense at the same time, that is called consent. And my dear students,
कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए कंसेंट का फ्री होना जरूरी है। कंसेंट, सेक्शन 13 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सेक्शन 13 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 defines the consent and section 13 of the Indian Contract Act says two people must agree upon the same thing। जब दो लोग अग्री करते हैं एक ही चीज पर एक ही समय में एक ही मोमेंट में, that is said to have the consent। and लॉ कहता है कि सहमति होने से नहीं होगा, किसी को मार दिया, किसी को पीट दिया, किसी का धक्का मुक्की कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। माय डियर स्टूडेंट, लॉ कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आपका कंसेंट होना तो जरूरी है कि, बट वो कंसेंट फ्री होना चाहिए। सेक्शन 14 में आ जाइए। सेक्शन 14 कहता है फ्री कंसेंट और सेक्शन 13 कहता है कंसेंट। सेक्शन 13 डिफाइंस द कंसेंट बट सेक्शन 14 डिफाइंस द फ्री कंसेंट। सेक्शन 13 कहता है टू पीपल मस्ट एग्री अपॉन द सेम थिंग। कंसेंट हो गया, दो पीपल अगर एग्री कर रहे हैं तो ये क्या हो गया, कंसेंट। बट फ्री कंसेंट कब होगा, व्हेन टू पीपल एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस एट द सेम टाइम फ्रीली। फ्रीली मतलब क्या? माय डियर स्टूडेंट, जल्दी से बताइए, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कंसेंट चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। और कंसेंट कैसा होना चाहिए, फोर्सफुली या फ्री? तो सेक्शन 13 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिफाइंस अबाउट द कंसेंट, बट सेक्शन 14 अबाउट ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिफाइंस अबाउट द फ्री कंसेंट। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, the law says when you enter into the contract with anyone, थोड़ा आस्ते बोले, when you enter into the contract with anyone there must be the free consent, mean both party should enter into the contract as per their own desire। जबरदस्ती नहीं, फोर्सफुली, किसी को मार के, पीट के, डरा के, धमका के आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, ये गलत है। लॉ कहता है कि सेक्शन 14 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 says the consent is said to be free when it is not affected by 5 things। आपका कंसेंट फ्री तब माना जाएगा जब उसमें 5 चीज नहीं हो। कितना चीज भाई? 5 चीज। जल्दी बोले, कितना चीज ना हो? 5 चीज। वो 5 चीज सुनिए, कोर्शन ना हो, फ्रॉड ना हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस ना हो, मिसरिप्रेजेंटेशन ना हो और मिस्टेक ना हो। माय डियर स्टूडेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कंसेंट होना चाहिए। कंसेंट कैसा होना चाहिए? फ्री होना चाहिए। और कंसेंट को फ्री कब माना जाता है? तो कंसेंट को फ्री तब माना जाता है जब उसमें 5 चीज ना हो। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट आप कर रहे हो और उस कॉन्ट्रैक्ट में इन 5 में से कोई भी चीज आ जाएगा, मतलब आपका कंसेंट फ्री नहीं होगा। 5 में से कोई भी चीज आ जाएगा मतलब आपका कंसेंट फ्री नहीं होगा। वो 5 चीज क्या क्या है थोड़ा बताइए ना। कोर्शन, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक और अनड्यू इन्फ्लुएंस। इन 5 में से कोई भी चीज अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में प्रेजेंट है और आपने किसी का एग्रीमेंट, किसी को जोड़ जबरदस्ती या इन 5 में से कोई भी सिचुएशन अगर मौजूद है तो कंसेंट आपका फ्री नहीं है। अब ये 5 सिचुएशन क्या होता है ये जानने के लिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। प्लीज यहां तक आप रीडिंग करें। थैंक यू सो मच एवरीवन।